नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.4 3.4 का हल करेंगे। तो हम जो कक्षा 8वीं का गणित का पाठ गणित तो हम जो कक्षा 8वीं में जो विषय गणित है उसको जो अध्याय 3 का हल कर रहे हैं जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। हम पिछले वीडियो में जो पाठ जो अध्याय 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके हैं और जो हम ये आज जो इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 का हल बताएंगे। तो आज इस वीडियो में हमारा जो पाठ अध्याय 3 है चतुर्भुजों को समझना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले हम ये 3.4 प्रश्नावली हल करने से पहले हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि आखिर जो आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है और जो उसमें विकर्ण क्या होते हैं और कोण क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो इससे पहले कि हम 3.4 प्रश्नावली हल करें उससे पहले हम जो आयत और वर्ग जान लेते हैं। तो हम जो ऊपर जो उदाहरण में जाते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे लिख रखा है एक आयत। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो है आयत पढ़ेंगे। तो आयत में हम यहाँ पे बोल रखा है कि एक आयत समांतर चतुर्भुज है। समांतर मतलब जो आमने सामने की भुजाएं कैसी रहती है, समान रहती है, उससे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये आपको नोट कर लेना है। ये आपको क्या कर लेना है दोस्तों, आपको क्या नोट कर लेना है कि आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान माप के होते हैं। यानी कि जो कोण है उसके कैसे रहेंगे, समान माप के होंगे। तो यहाँ पे जो कोण, अगर यहाँ पे जो कोण रहेगा वो यहाँ पे भी रहेगा, ये यहाँ पे भी रहेगा और ये यहाँ पे भी रहेगा। यानी कि जो कोण रहेंगे वो कैसे माप के रहेंगे, सभी समान माप के रहेंगे। तो इस परिभाषा का पूर्ण अर्थ क्या है, इसकी चर्चा हम अपने जो मित्रों के साथ करना है आपको। यदि आयत समकोण हो तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो हम यहाँ पे जो आयत है ना, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जोड़ रखा है, यहाँ पे क्या किया है, सभी यहाँ पे इक्वेशन ले रखी है कि आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों। आयत के सभी चारों कोणों का योग कितना रहता है, 360 डिग्री होता है। तो इससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितने कोण है, चारों कोण है ना। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये x प्लस एक्स प्लस कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। 4x बराबर 360 डिग्री और x बराबर, मतलब ये इसलिए लिया है क्योंकि x और x ये क्यों लिया है हमने, क्योंकि जो कोण है आयत में सभी चारों कोण कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं, इसलिए हमने x लिखा। अब ये 4x, ये x के साथ में 4 है तो इसको बट्टे में ले जाएंगे हम यहाँ पे। तो हम ये 360 के बट्टे में ले जाएंगे 4, तो 4 नमक की कितना हो जाएगा, 36। तो एक कोण का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो आयत में हमको ये पता चल गया कि एक कोण का मान हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। यानी कि जो आयत में हमेशा क्या बनेगा, एक समकोण बनेगा। अब हम यहाँ पे नीचे जान लेते हैं, अतः आयत का प्रत्येक कोण कैसा रहेगा, समकोण होता है। तो ये आपको याद कर लेना है, आयत का प्रत्येक कोण कैसा रहेगा दोस्तों, समकोण रहेगा। अतः एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये आपको ये डेफिनेशन याद कर लेनी है, ये वाली कि आयत, अतः आयत है ना, अतः जो आयत है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। आयत कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक कोण कितना का, जो प्रत्येक कोण होगा वो समकोण होगा। ये आपको नोट कर लेना है। तो ये जो आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर हम प्रश्नावली 3.4 हल करेंगे उसमें आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक आयत कैसा रहता है, समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण कैसे रहते हैं दोस्तों, प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब हम जानते हैं एक समांतर चतुर्भुज होने के कारण आयत के सम्मुख भुजाएं भी कैसी, सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होगी। यानी कि जो सम्मुख, ये सामने वाली भुजा और ये सामने वाली, ये सामने वाली और ये सामने वाली, सम्मुख भुजाएं कैसी की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, यानी कि समान भागों में विभाजित करेंगे। यानी कि ये विकर्ण है और ये विकर्ण है,
ये बराबर और ये बराबर, ये बराबर और ये बराबर, यानी कि ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समान भागों में समविभाजित करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो है अलग अलग लंबाई के हो सकते हैं, यानी कि जो विकर्ण यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है ये कैसे रहेंगे, अलग अलग लंबाई के हो सकते हैं। परंतु आयत के विकर्ण बराबर माप के लंबाई के होते हैं। यहाँ पे क्या लिख रखा है, समांतर चतुर्भुज की बात करिए, किसकी, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की बात करें कि समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे मैं आपको नोट करा देता हूँ। यहाँ पे बोल रखा है कि जो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन परंतु आयत में जो विकर्ण की लंबाई कैसी रहेगी, जो है अलग अलग नहीं होगी, वो बराबर माप की लंबाई होगी। यानी कि जो ये विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है और ये वाला विकर्ण है, इन दोनों की लंबाई कैसी रहेगी, आपस में बराबर रहेगी। तो ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों आपस में बराबर रहेंगे। आयत की बात कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन आयत में विकर्ण की लंबाई बराबर होगी। ये गुण है, ये आयत का एक जो गुण है वो है कि आयत में क्या होगी, आयत में विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पे हम एक आयत का चित्र बना लेते हैं और उससे आपको समझाते हैं कि आयत में जो विकर्ण की लंबाई कैसे बराबर होगी। तो हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं आयत का। तो हमने ये आयत का चित्र बना लिया। अब देखो यहाँ पे आयत में सभी कोण कैसे रहते हैं, समकोण रहते हैं। तो हम यहाँ पे समकोण बना लेते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी समकोण बना लेते हैं। तो समकोण का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है। और अब हम विकर्ण खींच लेते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे विकर्ण खींच लेते हैं। तो विकर्ण आपस में कैसे रहेंगे, विकर्ण आपस में जो गुण है, यहाँ पे आयत में क्या होता है, यहाँ पे गुण लिख रखा है कि आयत में के विकर्ण कैसे रहते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। तो हम यहाँ पे विकर्ण खींच लेते हैं। तो हमने ये एक विकर्ण खींच लिया और हम एक विकर्ण और खींच लेते हैं। ये हमने दो विकर्ण खींच लिए। तो ये विकर्ण अब हम नाम दे देते हैं, इस जो आयत का नाम दे देते हैं। आयत का जो नाम है, इसका नाम है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब जो आयत में हम जानते हैं कि जो सम्मुख भुजाएं हैं वो कैसी रहती है आयत में, आयत में ये वाली भुजा बराबर रहेगी इस भुजा के और ये वाली भुजा रहेगी बराबर इस भुजा के। तो आयत में जो सम्मुख भुजाएं कैसी रहती है, बराबर रहती है। और जो आयत में जो विकर्ण कौन से हैं, विकर्ण एक ये विकर्ण है, विकर्ण हम आपको बता देते हैं, एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है। यानी कि एक विकर्ण डी बी है, ये डी और बी विकर्ण है और एक ए और सी विकर्ण है। तो हम इनके नाम लिख लेते हैं। विकर्ण हमारे पास है ए, सी और डी बी, ये हमारे पास दो विकर्ण हैं। और अब हम क्या करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दो त्रिभुज भी बन रहे हैं। तो ये त्रिभुज यहाँ पे बना रखे हैं, ये त्रिभुज हम बना के बताते हैं आपको। त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पे भी त्रिभुज है ए बी और सी। तो हम ये त्रिभुज बनाते हैं और आपको समझाते हैं। तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम यहाँ पे ए बी सी, है ना। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे त्रिभुज बना देते हैं। तो हम यहाँ पे त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज ए बी सी, है ना दोस्तों। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो हम इस त्रिभुज को थोड़ा बड़ा बना देते हैं और इसको थोड़ा यहाँ पे नीचे कर लेते हैं और इसका नाम लिख लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं। क्या है इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, ए बी और सी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज जो हमारे पास ए बी और सी त्रिभुज बन रहा है, इसी प्रकार यहाँ पे भी हमारे पास त्रिभुज ए बी और सी बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक त्रिभुज और बना लेते हैं, ए बी डी। हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये वाला ए और यहाँ पे त्रिभुज बी और डी, ए बी और ये डी त्रिभुज बन रहा है। तो हम ये त्रिभुज बना देते हैं। तो हमारे पास इस त्रिभुज का नाम क्या है, यहाँ पे हम एक नया त्रिभुज बना लेते हैं
और आपको समझाते हैं कि ये त्रिभुज आपस में मिलके एक क्या बना लेते हैं, आयत बना लेते हैं। तो जो आयत बनाएंगे वो किस प्रकार बनाएंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम जो आयत है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जो आयत आपको अच्छे से दिख जाए। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा यहाँ तक बना लेते हैं और इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं ताकि जो आपस में जब यह मिले जो बिंदु तो वो आयत हमको बना हुआ दिखे। तो हम यहाँ पे दो त्रिभुज बना चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अब इसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज, इसका नाम लिख लेते हैं ए, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, और ये हो जाएगा डी। तो ये हमने जो नाम लिख लिए हैं वो नाम है ए, सी और डी। तो हमने त्रिभुज कौन सा लिया, हमने त्रिभुज लिया है ये वाला ए, सी और डी। आप कोई सा भी त्रिभुज ले लें, लेकिन जो मिलाने पर जो आयत बनेगा। तो ये भी त्रिभुज ले सकते हैं नामांकन करने पर हमने ये त्रिभुज लिया ताकि ए और ए आपस में मिल जाए और सी आपस में मिल जाए। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम ये त्रिभुज जो उठा के यहाँ पे रखेंगे तो एक त्रिभुज और त्रिभुज मिलके क्या बन जाएंगे, आयत बन जाएंगे। तो ये वाला डी ऊपर रहेगा तो ऊपर है, और जो ए है और सी आपस में मिल जाएंगे तो एक आयत बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे इस जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के ऊपर रख देंगे। तो हम यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पे एक आयत बन जाएगा। यानी कि हम इसके ऊपर रख दिए तो यहाँ पे क्या बन गया, एक आयत बन गया। तो दोस्तों अब देखो आप, यहाँ पे एक आयत बन चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा जो है बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, और जो अब हम इसको थोड़ा सा और घुमा देते हैं तो यहाँ पे जो आयत है वो हमको अच्छे से बना हुआ दिखाई देगा, और ये हमने इसके ऊपर रख दिया। तो आयत देखो यहाँ पे आयत बन चुका है। तो ए जो है आपस में मिल चुके हैं, ए और सी आपस में मिल चुके हैं, और जो डी है वो ऊपर मिला हुआ। तो यहाँ पे जो आकृति बनाई हुई है वो दोनों एक जैसी है यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब जो विकर्ण है हमारे पास ए सी ये रहा, तो ए सी हमारे पास विकर्ण ये रहा। तो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, जो समकोण रहते हैं। यहाँ पे भी समकोण बनेगा, हम आपको समकोण बना के बता देते हैं। यहाँ पे समकोण बनेगा, और यहाँ पे भी समकोण बन रहा है, यहाँ पे भी समकोण, और यहाँ पे भी समकोण बन रहा है। तो हम यहाँ पे एक विकर्ण खींच देते हैं। तो जो ऊपर वाला जो डायग्राम है उसी के समान हमारे पास जो है वो बन के आ जाएगा। तो हमारे पास जो आयत है वो बन के आ चुका है। तो इस प्रकार जो आकृति है उसमें अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पे कि जो इसकी आकृति है इसकी पुष्टि आसानी से हो सकती है यदि ABCD एक आयत है। ये लिख रखा है, त्रिभुज ABC तथा ABD को अलग अलग देखने पर हमें प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, हमें जो त्रिभुज ABC, जो त्रिभुज A, B और C है वो सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज A, B और D के, है ना दोस्तों। ये त्रिभुज आप ऐसे उठा के रखें या फिर आप ऐसे इस तरह कैसे रखें, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। और जो भुजा है AB बराबर हो जाएगी किसके, AB के। यानी कि जो भुजा AB है और AB की जगह हम यहाँ पे भुजा AC भी लिख सकते हैं। दो भुजाएं उभयनिष्ठ है, AC है और AC भी दो भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। उसी प्रकार BC बराबर हो जाएगा AD के। तो यहाँ पे BC बराबर हो जाएगा A और D के। वो क्यों, क्योंकि जो आयत में आमने सामने की भुजा हम पहले पढ़ चुके हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी रहती है, बराबर रहती है। और जो कोण A और कोण B कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। यानी कि सभी कोण एक प्रकार से 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे भी 90 है। तो जो यहाँ पे कौन सा जो सर्वांग प्रतिबंध लग रहा है, तो यहाँ पे SAS यानी कि जो यहाँ पे प्रतिबंध सर्वांग समता का कौन सा लग रहा है, यहाँ पे जो सर्वांग समता का प्रतिबंध लग रहा है SAS, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण और फिर भुजा, है ना दोस्तों। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता लग रही है यहाँ पे, यानी कि भुजा को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइड, और यहाँ पे भी साइड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एंगल।
है ना दोस्तों। एस ए एस सर्वांग समता लग रही है यहाँ पे, कौन सी, एस ए एस सर्वांग समता लग रही है। तो एक आयत में विकर्ण लंबाई होने के अतिरिक्त एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो हमने जान लिया दोस्तों अच्छे से कि आयत क्या होता है, उसमें भुजाएं क्या किस प्रकार से बनी हुई रहती है, और जो अलग अलग त्रिभुज होते हैं इस प्रकार, ये वाला त्रिभुज अलग से है, ये वाला त्रिभुज जो हम देख रहे हैं, एक ये त्रिभुज अलग है, और एक जो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज भी अलग है एक प्रकार से। और जो यहाँ पे अलग अलग त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज, चार त्रिभुज बनते हैं इसमें। एक ये दो त्रिभुज तो बन चुके हैं ये, और आपको बता दें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बन रहे हैं ए सी डी और ए बी सी। इसी प्रकार त्रिभुज बनेंगे ए डी बी, ये वाले त्रिभुज ए डी बी भी बन रहे हैं, और फिर बी डी और सी भी बन रहे हैं। तो इस प्रकार इसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, चार बन रहे हैं। तो जो हमने जाना आयत में कि जो यहाँ पे आयत में लंबाई जो सम्मुख कोण रहते हैं वो भी जो बराबर रहते हैं, और सम्मुख भुजाएं भी जो बराबर रहती है आयत में। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आकृति के बारे में, एक आयत के बारे में समझा रखा है यहाँ पे कि आयत में विकर्ण क्या होते हैं, आपस में जो है बराबर रहते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे वर्ग के बारे में। तो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग एक आयत होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती है। आयत में क्या होती है, भुजाएं बराबर नहीं होती, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं ही बराबर रहती है। और जो वर्ग है उसमें सभी भुजाएं, जितनी भी भुजाएं हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेगी। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर की रहेगी। तो जो इसका मतलब है कि एक वर्ग में एक आयत के सभी गुण होने के साथ साथ एक अतिरिक्त गुण भी होता है जिसकी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है ना दोस्तों। तो आयत में सभी कोण बराबर रहते हैं लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं रहती है, सिर्फ सम्मुख भुजाएं ही बराबर रहती है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होने के साथ में जो कोण हैं, सभी कोण वो भी आपस में बराबर रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 90 डिग्री रहेगा, यहाँ पे भी 90 का, और यहाँ पे भी 90 का, और यहाँ पे भी 90 का। तो आयत वर्ग में क्या होता है, सभी कोण कैसे रहते हैं, आपस में बराबर होने के साथ जो भुजाएं रहती है वो भी आपस में बराबर रहती है। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। हम बना लेते हैं वर्ग का डायग्राम, वर्ग का डायग्राम बना लेते हैं, और आपको समझाते हैं कि वर्ग होता क्या है। तो हमने ये एक वर्ग का डायग्राम बना लिया। तो इसमें जो विकर्ण रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर रहते हैं वर्ग में। तो इसमें जो भुजाएं बराबर होने के साथ जो विकर्ण है वो भी बराबर रहेंगे और कोण भी बराबर रहेंगे। तो हम यहाँ पे कोण बना लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे विकर्ण खींच लेते हैं। तो विकर्ण यहाँ पे हम खींच लेते हैं, विकर्ण, ये हमने एक विकर्ण खींच लिया, और दूसरा विकर्ण हम यहाँ पे खींच लेते हैं, ये हमने विकर्ण खींच लिया। तो यहाँ पे जो बिंदु बनता है, यहाँ पे जो बिंदु बनेगा उस बिंदु का नाम हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो बिंदु बन रहा है, यहाँ पे जो बिंदु बन रहा है उसका नाम है O। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो बिंदु बन रहा है उसका नाम है O। और जो इसमें जो भुजाएं रहेगी वो कैसी रहेगी, आपस में ये बराबर इसके और ये बराबर होगी इसके, यानी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर रहेगी। तो हम इसके गुण जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें आयत में सिर्फ ये होता है कि जिसमें जो भुजाएं हैं आमने सामने की सम्मुख भुजाएं ही बराबर रहती है, और इसमें सभी भुजाएं जो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। तो एक आयत में विकर्ण एक दूसरे पर लंब होना आवश्यक नहीं होता है किसी वर्ग में, और जो यहाँ पे समद्विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे को, जो विकर्ण है एक दूसरे को समान भागों में विभाजित कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आयत में भी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे थे। बराबर लंबाई के जो विकर्ण होते हैं इसमें भी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये एक दूसरे को कहाँ पे विभाजित कर रहे हैं, समकोण पर विभाजित कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है,
और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो जो कोण बन रहा है यहाँ पे कितने का, जो समद्विभाजित कर रहे हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना दोस्तों। ये कोण बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और जो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार जो एक दूसरे को समकोण पर विभाजित समद्विभाजित करते हैं। तो इसका गुण हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसका गुण क्या कहता है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को कोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको जो है इसका गुण आपको याद कर लेना है कि विकर्ण के वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमने वर्ग को अच्छे से समझ लिया है यहाँ पे, और अब हम आगे बढ़ते हैं। और प्रश्नवाली पे आ चुके हैं दोस्तों हम। अब जो प्रश्नवाली है 3.4, अब उसको अब हम हल करेंगे। तो प्रश्नवाली 3.4 यहाँ पे लिख रखा है, प्रश्नवाली 3.4। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, बताइए कथन जो दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पे हमको सत्य असत्य बताना है। तो पहला जो प्रश्न पूछा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं क्या, तो सभी आयत वर्ग हो सकते हैं क्या, तो यहाँ पे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक आयत है, हम आयत यहाँ पे बना के बता देते हैं। एक आयत कैसा रहता है, इसमें जो सम्मुख भुजाएं रहती है वो बराबर रहती है, और एक वर्ग रहता है। एक वर्ग अब हम बना के बता देते हैं। यहाँ पे हम एक वर्ग बनाते हैं, और वर्ग में क्या होता है, जो वर्ग में ये भुजाएं हैं जो वो आपस में कैसी रहती है, सम्मुख भुजा पूरी की सभी भुजाएं आपस में कैसी रहती है, बराबर रहती है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आयत है, आयत में क्या हो रही है, जो भुजाएं हैं वो क्या हो रही है, यहाँ पे जो भुजाएं आमने सामने की ही सिर्फ बराबर हैं, यही भुजाएं बराबर है। लेकिन जो वर्ग में है जो भुजाएं हैं वो सभी भुजाएं यहाँ पे बराबर आ रही है। अगर हम वर्ग, यहाँ पे पूछा सभी आयत वर्ग होते हैं क्या, तो नहीं होते सभी आयत वर्ग। तो हम इस वर्ग को उठा के अगर आयत पर रखें तो क्या हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं, जो सभी वर्ग आयत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आयत और वर्ग की भुजाएं कैसी रहती है, जो समान असमान रहती है। जो सम्मुख भुजाएं रहती है वो आयत में बराबर रहती है, लेकिन जो वर्ग है उसमें सम्मुख भुजाएं सभी जो भुजाएं होती है वो बराबर रहती है। तो हम इसका जो पहले का जो क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए हम कर रहे हैं। तो इसका क्या उत्तर आ जाएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर आएगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा असत्य। हम लिख लेते हैं असत्य। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का ए कंप्लीट हो चुका है, असत्य आएगा। इसी प्रकार अब हम बी देखते हैं। अब हम जो बी प्रश्न नंबर देखते हैं, तो बी प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में कैसी रहती है, बराबर रहती है ना। और समांतर चतुर्भुज में जो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि सभी सम चतुर्भुज, तो हम एक सम चतुर्भुज बना लेते हैं। तो सम चतुर्भुज ही एक प्रकार से वर्ग है, तो हम यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं सम चतुर्भुज का। तो सम चतुर्भुज का वर्ग बना लेते हैं। तो ये सम चतुर्भुज हमने बना लिया, और एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है, और पूछ रहा है कि क्या सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर मतलब आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर यानी कि बराबर होती है। तो यहाँ पे हमने एक जो बना रखा है, यहाँ पे हमने एक सम चतुर्भुज बनाया हुआ है, और यहाँ पे हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। यहाँ पे सम चतुर्भुज है और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है। तो यह बोल रहा है कि क्या सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या।
तो हाँ होते हैं, क्यों? क्योंकि जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं यहाँ पे भी समांतर है एक दूसरे के। यहाँ पे जो भुजाएं हैं वो कैसी है? समांतर है इसके, और ये समांतर है इसके। और यहाँ पे भी जो भुजा है ये समांतर है इसके, ये समांतर है इसके, और ये भुजा समांतर हो जाएगी इस भुजा के। यहाँ पे इस भुजा के समांतर हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास इसका जो उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा सत्य। तो हम यहाँ पे सत्य लिख लेते हैं, क्योंकि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये कथन हमारा जो है ये सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों अब जो है क्वेश्चन नंबर पहले का सी क्वेश्चन हम करेंगे, पहले नंबर का सी। तो यहाँ पे बोल रखा है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं क्या? सभी वर्ग जो है वो सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो ये आ जाएगा दोस्तों सत्य आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा? हम यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं, और ये बोल रहा है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पे एक कोमा लगा देते हैं, यहाँ पे एक कोमा लगा देते हैं, और एक सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज भी एक प्रकार से क्या होता है? वर्ग ही होता है। तो वर्ग बना लेते हैं फिर से हम। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो वर्ग बना लेते हैं फिर से, एक वर्ग हमने बना लिया। तो बोल रहा है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत। अब एक आयत भी बना लेते हैं हम, एक यहाँ पे आयत भी बना लेते हैं। तो ये एक आयत बन चुका है हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जो नीचे कर लेते हैं। तो आयत क्या होता है? अब ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ग है हमारे पास, एक ये वर्ग है, ये हमारे पास वर्ग है, और जो है ये हमारा क्या है? एक सम चतुर्भुज है, और ये हमारा क्या है? एक और आयत है। तो ये बोल रहा है कि सभी वर्ग जितने भी वर्ग हैं वो क्या सम चतुर्भुज और आयत भी हैं। तो हाँ, क्यों? क्योंकि जो वर्ग होता है वो एक प्रकार से सम चतुर्भुज भी होता है और आयत भी होता है ना दोस्तों? हम पढ़ के आए हैं कि जो वर्ग होता है एक सम चतुर्भुज भी होता है और एक आयत भी होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आ जाएगा सत्य आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सत्य लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोल रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो हम यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं। तो हमने एक वर्ग बना लिया, और फिर यहाँ पे हम बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज, जिसकी जो सम्मुख भुजाएं कैसी रहती है? आमने सामने की समांतर रहती है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक बना लिया है कि एक वर्ग बना लिया है और एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। तो ये बोल रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ये डी है क्वेश्चन, इसका जो असत्य आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा? क्योंकि सभी जो वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो वो गलत है, क्योंकि सभी वर्ग होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। कैसे? जो आमने सामने की भुजाएं कैसी रहती है? एक दूसरे के समांतर रहती है। इसलिए ये कैसा आ जाएगा? इसका असत्य आ जाएगा। यहाँ पे जो कथन है वो गलत दे रखा है, वो असत्य आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सभी वर्ग रहते हैं, सभी वर्ग जितने भी रहते हैं वो समांतर चतुर्भुज ही होते हैं, क्योंकि उनमें जो सभी भुजाएं इसमें समांतर होती है तो इसमें भी समांतर होती है। लेकिन यहाँ पे जो कथन लिख रखा है वो गलत लिख रखा है। तो यहाँ पे असत्य आ जाएगा। अब हम जो क्वेश्चन नंबर ई है, क्वेश्चन नंबर ई, ये वाला क्वेश्चन अब हम करेंगे हल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। अब पतंग कैसी रहती है आप सभी जानते हैं। तो हम यहाँ पे ई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सभी पतंग है ना, तो यहाँ पे हम एक पतंग बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक पतंग जो है वो बना ली है हमने। तो ये एक प्रकार से एक पतंग है, ये पतंग ऐसी रहती है ना दोस्तों? तो ये एक पतंग है। क्या सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है? सम चतुर्भुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उससे हम सम चतुर्भुज कहेंगे।
तो ये एक प्रकार से समचतुर्भुज यहाँ पे नहीं लग रहा है, ये आयत जैसा दिख रहा है। हम इसको सभी भुजाएं बराबर बना लेते हैं। तो हमने ये एक समचतुर्भुज यानी कि एक वर्ग बना लिया। अब आप देखो क्या बोल रहा है प्रश्न, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती है क्या? ये पतंग और ये समचतुर्भुज। पतंग में आकृति कैसी रहती है? जो ऊपर वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर रहती है और नीचे वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर रहती है। यानी कि यहाँ पे जो है वो कथन गलत दे रखा है, सभी पतंगें समचतुर्भुज नहीं होती है ना। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे असत्य आ जाएगा, ये असत्य आ जाएगा। ई वाला जो कथन है वो असत्य में आ जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम एफ पहले का एफ पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोल रखा है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब हम यहाँ पे जो समचतुर्भुज जो ई है, क्वेश्चन नंबर ई जो एफ वाला है वो पढ़ रहे हैं। तो बोल रहा है कि सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब वो कैसा रहेगा, वर्ग रहेगा। ये एक प्रकार से समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज क्या रहते हैं, पतंग होते हैं क्या? तो ये वाला जो एफ है ये कैसा आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। वो कैसे, अभी हम आपको समझाते हैं। एक पतंग बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पतंग बना ली। अब देखो यहाँ पे सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो हाँ, पतंग जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे जो समचतुर्भुज हमने बना रखा है ये, और इसकी भुजाएं कैसी रहती है, बराबर रहती है। तो समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो हाँ, समचतुर्भुज एक पतंग जैसा हो सकता है, लेकिन जो पतंग है वो समचतुर्भुज नहीं हो सकती है। तो जो सभी समचतुर्भुज है वो पतंग होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा सत्य आ जाएगा, क्योंकि जो सभी समचतुर्भुज है वो पतंग तो होते हैं, लेकिन जो सभी पतंगे हैं वो समचतुर्भुज नहीं होती है ना दोस्तों। तो इस प्रकार जो ये कथन हो जाएगा, ये एफ वाला ये सत्य हो जाएगा। अब हम जो कथन है वो जी कथन यानी कि जी वाला जो कथन है वो अब हम पढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो एफ है, अब इसके बाद जी कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज, समांतर एक चतुर्भुज बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया है। एक प्रकार से ये समांतर चतुर्भुज है, आयत भी एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज है। तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो जो इसका जी का है उत्तर समलंब है ना, सम और लंब। तो हाँ, समलंब समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समलंब होते हैं। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होती है, जो कोई सी भी दो भुजाएं आमने सामने की कैसी रहती है, बराबर रहती है, तो उससे समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। तो यहाँ पे हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। पहले तो हम यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हम ये ऐसा बनेगा। तो ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज बन गया। और अब हम बनाते हैं एक समलंब चतुर्भुज, यानी कि हमको आयत बनाना है। तो ये हमारे पास एक आयत बन चुका है। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो हाँ, ये जो जी वाला क्वेश्चन है, समलंब होते हैं, क्योंकि जो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, यानी कि जो आमने सामने की भुजाएं यहाँ पे भी बराबर है और यहाँ पे भी बराबर आ रही है। तो जो भुजाएं हैं यहाँ पे जो बराबर आ रही है, तो यहाँ पे भी बराबर यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे भी समलंब होते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर आ जाएगा इसका कैसा आ जाएगा दोस्तों, सत्य आ जाएगा। अब हम जो आखिरी वाला जो क्वेश्चन पहले का एच, जी के बाद एच करते हैं। तो जो एच वाला क्या बोल रहा है, जो इसमें सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग बोल रहा है, जितने भी वर्ग हैं वो कैसे रहते हैं, समलंब होते हैं क्या? समलंब का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो हाँ, ये बराबर होता है। वो अभी हम आपको बता देते हैं वो कैसे होता है। समलंब, समलंब में कैसी रहती है, सभी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो एक हमने बना लिया है यहाँ पे जो वर्ग है ना। तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि ये भुजा इसके समांतर सामने वाली भुजा बराबर है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो ये एक प्रकार से सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ग में सभी भुजाएं, जो वर्ग होता है वो कैसा रहता है,
समलंब होता है। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर पहला वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ए से लेके हमने एच तक सभी जो क्वेश्चन है वो हल कर लिए हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसका जो क्वेश्चन ए और बी, ये क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी हम इसके हल करेंगे। तो दोस्तों अब जो है हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, जो पहला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन जिनमें चारों भुजाएं कैसी हो, लंबाई बराबर की हो, यानी कि जो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करना है जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो वो किस प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का हम ए हल कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि इसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो बराबर लंबाई की चारों भुजाएं किसमें होती है, एक तो होती है जो वर्ग में होती है। यहाँ पे हम एक वर्ग बना लेते हैं। एक जो भुजा होती है वर्ग में होती है और एक जो होती है वो होती है समचतुर्भुज। तो वर्ग और एक प्रकार से समचतुर्भुज तो एक ही है, जिसमें क्या होती है, जो चारों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे जो वर्ग है और जो समचतुर्भुज है उसकी भुजाएं कैसी रहती है, बराबर होती है। तो हमने एक वर्ग बना लिया, ये है वर्ग, ये हम नाम लिख लेते हैं इसका वर्ग, और ये है एक समचतुर्भुज, ये है समचतुर्भुज। तो वर्ग और समचतुर्भुज में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तर में, उत्तर वर्ग तथा समचतुर्भुज में जो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। वर्ग तथा समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का जो उत्तर है वो हमने निकाल लिया है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी अब हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, दूसरे का बी हम हल कर रहे हैं। तो हमको ज्ञात करना है यहाँ पे कि चार समकोण हो। तो चार समकोण किन किन में होते हैं। तो एक तो चार समकोण होते हैं वर्ग में। पहला जो यहाँ पे हम उत्तर लिख लेते हैं। तो जो इसमें जो पहला जो वर्ग चार समकोण किस में होते हैं, एक तो वर्ग में होते हैं। यहाँ पे हम एक वर्ग बना लेते हैं। तो वर्ग में क्या होता है कि चार समकोण होते हैं और एक आयत में होते हैं। तो हम यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं। और वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सभी जो कोण होते हैं वो कैसे रहते हैं, समकोण होते हैं। यानी कि यहाँ पे भी एक समकोण रहेगा, चार समकोण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चार समकोण रहेंगे। तो इस प्रकार जो यहाँ पे हमने वर्ग बना लिया और एक आयत में भी क्या होता है दोस्तों, आयत में भी चारों कोण कैसे रहते हैं, बराबर जो होते हैं। आयत ये हमने बनाया है। तो आयत में भी क्या होता है दोस्तों, सभी कोण कैसे रहेंगे, समकोण रहेंगे। चारों कोण कैसे रहेंगे, समकोण रहेंगे, यानी कि 90 डिग्री के। यहाँ पे 90 का रहेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे भी 90 का, और यहाँ पे भी 90 का। तो जो हमने यहाँ पे बनाया है ये वर्ग बनाया है और ये बनाया है आयत बनाया है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे भी समकोण रहेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि कितने समकोण बन रहे हैं, चार समकोण बन रहे हैं, और यहाँ पे भी चार समकोण बन रहे हैं। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ दूसरे का बी कर रहे हैं, तो चार समकोण किस में होते हैं। तो हम यहाँ पे उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर में आ जाएगा वर्ग तथा आयत में चार समकोण होते हैं। तो वर्ग तथा आयत में कितने समकोण होते हैं, चार समकोण होते हैं।
तो हमने जो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए हल कर लिया, क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी हल कर लिया है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करेंगे। तो दोस्तों अब हम जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि यहाँ पे बताइए कैसे एक वर्ग में बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है और साथ ही एक आयत है। तो ये हमको जो बताना है कि जो 4 बिंदु दे रखे हैं कि एक ऐसे एक वर्ग ये 4 प्रकार से हो सकता है। तो हमको जो वर्ग बना लेना है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा हल कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा हल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं और यहाँ पे हम एक वर्ग बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। तो हम यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं और वर्ग में क्या होती है, सभी जो चारों भुजाएं बराबर होती है। तो जो चारों भुजाएं बराबर होने के साथ इसके जो कोण हैं वो भी कैसे रहेंगे? समकोण रहेंगे वर्ग में। और जो आमने सामने की भुजाएं हैं, जो इसके आमने सामने की ये भुजा बराबर रहेगी इस भुजा के और ये भुजा बराबर रहेगी इस भुजा के। तो हम यहाँ पे ये वर्ग बनाया है। तो इस वर्ग में पूछा है कि पहला जो बताइए एक वर्ग चतुर्भुज कैसे है। तो जो हमको बताना है तो हम यहाँ पे बिंदु 1 का उत्तर लिख लेते हैं। हम यहाँ पे उत्तर लिख रहे हैं। तो जो पहले का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले का उत्तर हम लिख रहे हैं। तो एक चतुर्भुज कैसे है? तो एक वर्ग में 4 भुजाएं, आपको सभी को पता है कि एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं। और 4 भुजाएं वाला जो भी चित्र रहता है वह होता है, क्या होता है? चतुर्भुज हम उसे कहते हैं। यानी कि 4 भुजाएं वाले जो गणित में हम चित्र बनाते हैं तो वो चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पे हम उत्तर लिख लेते हैं। एक वर्ग में कितनी भुजाएं हैं? एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है ना? होती है लिख लेते हैं यहाँ पे, 4 भुजाएं होती है। एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है, इसलिए एक वर्ग चतुर्भुज होता है। एक वर्ग चतुर्भुज भी होता है ना? तो ये हमारा उत्तर आ गया है। एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है, इसलिए एक वर्ग चतुर्भुज भी होता है। ये हमारा जो पहले का उत्तर आ चुका है। अब हम यहाँ पे दूसरे का उत्तर लिखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं कैसी रहती है? समांतर होने के साथ जो बराबर भी होती है। तो यह कैसा हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज भी हम कह सकते हैं एक वर्ग को। तो यहाँ पे एक वर्ग की जो सम्मुख भुजाएं, यहाँ पर एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं कैसी रहती है? एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो ये हमने उत्तर निकाल लिया है। यहाँ पे एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। अब जो तीसरा जो पूछ रखा है कि क्या है यहाँ पे? एक चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज। तो वर्ग में क्या होती है? जो सम्मुख भुजाएं होती है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है और जो यहाँ पे
जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे जो वर्ग है, वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की सभी भुजाएं बराबर बराबर होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो वर्ग, इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है। तो ये हमने निकाल लिया है यहाँ पे कि इसकी जो सभी भुजाएं कौन कौन सी, जो सभी भुजाएं हैं यहाँ पे, जो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये सभी चारों भुजाएं आपस में कैसी रहती है, बराबर रहती है। ये 4 सेंटीमीटर की, तो ये भी और ये भी, यानी कि चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की रहेगी। तो जो इस प्रकार का जो वर्ग रहता है उसे हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं बराबर होती है। अब जो हम चौथा वाला जो बिंदु है यहाँ पे, ये आयत किस प्रकार से है, तो हम यहाँ पे आयत पढ़ लेते हैं। तो यह वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं। तो इसलिए यह एक आयत भी होता है। क्यों? क्योंकि आयत में भी जो सभी कोण कैसे रहते हैं, आयत में जो सभी कोण यहाँ पे 90 का, यहाँ पे 90 का, यहाँ पे 90 का और यहाँ पे भी 90 का होता है। तो एक आयत हमारे पास ऐसा बना हुआ रहता है, तो यहाँ पे भी 90 का रहता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 90 का जो है कोण बना हुआ होता है। आयत इस प्रकार से बना होता है ना दोस्तों। तो यहाँ 90 का, यहाँ 90 का, यहाँ 90 का, यहाँ 90 का। तो जो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि जो वर्ग में सभी कोण समकोण होते हैं, है ना दोस्तों। इसलिए तथा यहाँ लिख लेते हैं हम, तथा आयत में भी, है ना, तथा आयत में भी सभी कोण समकोण होते हैं। इसलिए आयत भी एक समकोण, आयत भी जो वर्ग है, कैसे एक वर्ग आयत है, तो यहाँ पे इसलिए वर्ग भी एक आयत होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए वर्ग भी, है ना, इसलिए वर्ग में सभी कोण समकोण होते हैं तथा आयत में भी सभी कोण समकोण होते हैं। इसलिए वर्ग भी, है ना, इसलिए वर्ग भी एक आयत होता है, इनमें सभी में जो हमने जो प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जो एक अपवाद है कि आयत में जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर रहती है। जो भुजाएं हैं वो बराबर, आयत में क्या होता है कि जो आमने सामने की, यहाँ पे हम आयत का डायग्राम बना लेते हैं कि आयत में क्या होता है, आयत में एक प्रकार से जो आमने सामने की भुजाएं सिर्फ बराबर रहती है। यहाँ पर जो ये भुजा बराबर रहेगी इस भुजा के और ये भुजा बराबर रहेगी इस भुजा के। लेकिन जो वर्ग में सभी भुजाएं, जो यहाँ पे जो वर्ग है, यहाँ पे जो सभी भुजाएं हैं बराबर रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेगी। लेकिन जो कोण है यहाँ पे 90 का बनेगा, यहाँ पे 90 का, यहाँ पे और यहाँ पे 90 का बनेगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे समझना होगा वर्ग और आयत में क्या बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण समकोण होते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हल है वो अभी कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखेंगे। तो दोस्तों अब जो है हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, यहाँ पे पूछ रखा है कि एक जो चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हैं, और फिर तीसरा है बराबर हो।
है ना। तो हम यहाँ पे जो एक चतुर्भुज का नाम बताइए, नाम बताना है हमको, तो वो कौन कौन से चतुर्भुज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे चौथा हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, और उसका पहला जो हम लेंगे पॉइंट, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक दूसरे को समान भागों में जो विकर्ण है वो समद्विभाजित किन किन के करते हैं। तो यहाँ पे जो हम बना लेते हैं, एक तो समांतर चतुर्भुज रहता है जो समान भागों में विभाजित करता है, एक समचतुर्भुज, एक वर्ग और एक आयत। ये हम पढ़ के आए हैं जो पिछले जो आपको समझाया था हमने। तो यहाँ पे जो क्या हुआ था, यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है। तो एक समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और वर्ग और आयत, ये कैसे रहते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज, और फिर एक हम बना लेते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यहाँ पे बनेगा। तो समचतुर्भुज कैसा रहता है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहती है। तो समचतुर्भुज एक प्रकार से वर्ग ही है। और फिर एक बनाया जाएगा यहाँ पे आयत, है ना दोस्तों, आयत बनाया जाएगा। तो आयत कैसा रहता है, आयत जिसमें आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं रहती है वो समांतर होने के साथ ही कैसी रहती है, जो यहाँ पे समकोण रहता है, इनकी जो सभी कोण समकोण होते हैं। और एक वर्ग, तो वर्ग तो हमने बना रखा है, वर्ग ही क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। फिर भी हम यहाँ पे एक वर्ग अलग से बना लेते हैं। तो वर्ग एक जो रहता है यहाँ पे वर्ग, और जो समचतुर्भुज एक ही होता है। तो वर्ग यहाँ पे हमने बना लिया। तो हमने क्या क्या बनाया है, एक समचतुर्भुज, हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, फिर हमने वर्ग बनाया, फिर हमने बनाया आयत बनाया। यहाँ पे बनेगा क्या दोस्तों, हमने एक वर्ग आखिरी में बनाया है ना दोस्तों। तो यहाँ पे बनेगा एक समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, है ना दोस्तों। ये है हमारा समांतर, पहला है हमारा समांतर चतुर्भुज, फिर दूसरा है हमारा समचतुर्भुज, ये है सम चतुर्भुज, और ये है हमारा आयत, आयत, और ये है हमारा वर्ग, ये हमारा वर्ग हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे उसका उत्तर लिख लेते हैं। इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, कि जो एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, हम उत्तर लिखते हैं, एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान भागों में समद्विभाजित करते हैं। तो अब हम यहाँ पे इनको जो समद्विभाजित करते हैं वो हम आपको बताते हैं कि समद्विभाजित कैसे कर रहे हैं समान भागों में। तो इसके लिए जो विकर्ण हम यहाँ पे खींचेंगे, तो यहाँ पे जो एक विकर्ण खींचते हैं, ये विकर्ण हमने खींचा, और एक विकर्ण हमने ये खींचा। अब देखो आप दोस्तों, यहाँ पे जो हमने विकर्ण खींचे हैं, हमने विकर्ण कौन सा खींचा, एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण। तो इन विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समान भागों में विभाजित कर रहे हैं, यानी कि ये जो भाग है ये इस भाग के बराबर होगा, और ये भाग है ये इस भाग के बराबर होगा। तो जो विकर्ण है, ये हमने जो विकर्ण खींचे हैं ये विकर्ण है, और ये विकर्ण आपस में कैसे हैं, समान समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है वो क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज, है ना दोस्तों, चतुर्भुज। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, अभी हम लिखेंगे समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में हम विकर्ण बना के देखते हैं। तो समचतुर्भुज में हमने ये विकर्ण खींचा, और एक विकर्ण हम ये खींचेंगे। तो दो विकर्ण खींच लिए हैं। तो यहाँ पे जो विकर्ण है वो समान भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक विकर्ण है जो जिसकी लाइन अच्छे से नहीं खींची गई है, तो हम यहाँ से फिर से खींच लेते हैं। तो एक विकर्ण हमने ये खींचा, और एक विकर्ण हमने ये खींचा। तो अब देखो यहाँ पे जो दोस्तों, यहाँ पे जो विकर्ण है एक दूसरे को समान भागों में विभाजित कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ पर भी।
तो जो समचतुर्भुज में क्या होता है, जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये हमने लिख लिया। अब फिर हम यहाँ पे देखो एक आयत हमने लिया। आयत में क्या होता है, आयत में भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समान भागों में विभाजित करते हैं, समद्विभाजित। तो हम यहाँ पे भी हमने विकर्ण खींच लिए, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। ये बराबर इसके, ये बराबर हो जाएगा इसके। इसी प्रकार यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है आयत, ये हमने लिखा आयत। अब जो आखिरी में जो है वर्ग, तो वर्ग में भी क्या होता है, वर्ग में भी जो विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समान भागों में विभाजित करेंगे। तो जो विकर्ण है, जो आयत में जो विकर्ण है, जो वर्ग में विकर्ण है, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो विकर्ण है खींच लिए हैं, तो यह विकर्ण भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समान भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जो आखिरी में वर्ग आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है पहले का, एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पहला आ जाएगा समांतर चतुर्भुज, फिर दूसरा आ जाएगा समचतुर्भुज, फिर वर्ग आयत आ जाएगा, फिर वर्ग आ जाएगा। तो ये है जो पहले का उत्तर हमने निकाल लिया है। अब जो हम क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा हल करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा क्या कह रहा है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। लंब समद्विभाजक यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि कोई सी भी जो लंब किसी भी रेखा पर लंब खींचा जाता है तो वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना जाता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है ना दोस्तों। तो लंब समद्विभाजक यानी कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो वो 90 डिग्री का कोण किन चतुर्भुजों में बनता है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लंब समद्विभाजक यहाँ पे किन किन में बन रहा है, एक समचतुर्भुज में बन रहा है, जो विकर्ण है ना दोस्तों, विकर्ण की बात कर रहे हैं हम। तो विकर्ण में जो लंब समद्विभाजक किन किन में बनता है, एक तो समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज हम यहाँ पे बना लेते हैं पहले तो एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ये हम समचतुर्भुज बना लेते हैं, और एक बना देते हैं वर्ग। तो वर्ग और एक समचतुर्भुज एक प्रकार से एक ही है, लेकिन जो नामकरण है वो यहाँ पे अलग अलग कर रखा है। तो एक वर्ग है और एक जो है समचतुर्भुज है। तो हम यहाँ पे एक वर्ग बनाया, एक समचतुर्भुज बनाया है, और एक हम यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं। तो ये हम वर्ग बना लेते हैं। तो ये हमने एक वर्ग बना लिया, और अब हम यहाँ पे विकर्ण खींचते हैं इनके। तो यहाँ पे देखो हम जो विकर्ण खींच रहे हैं वो 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे जो विकर्ण हम खींचेंगे तो वो 90 डिग्री बनाएंगे आपस। तो यहाँ पे अब देखो दोस्तों, जो भी लंब जो एक दूसरे को समद्विभाजक भाजक कर रहे हैं इस बिंदु पे, ये बिंदु मान लेते हैं वो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का, यहाँ पे भी जो कोण बनेगा 90 का, और यहाँ पे भी जो कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजक हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लंब हो रहे हैं विकर्ण। तो जो विकर्ण यहाँ पे जो समचतुर्भुज, ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज और एक हमारे पास है वर्ग। अब हम वर्ग में जो लंब यहाँ पे खींच लेते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ग पर जो हम यहाँ पे जो विकर्ण खींचेंगे, ये हमने एक विकर्ण खींच लिया, और एक विकर्ण हम ये खींच लेंगे। तो इस विकर्ण में भी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, और यहाँ पे भी 90 का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे 90 का, यहाँ पे 90 का, यानी कि सभी जगह 90 का जो विकर्ण एक दूसरे पर जो क्या कर रहे हैं, लंब समद्विभाजित हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो इसका उत्तर, एक समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को दूसरे पर क्या हो रहे हैं, लंब समद्विभाजक हो, तो वो क्या हो जाएंगे, एक चतुर्भुज,
एक चतुर्भुज में बोल सकते हैं, या एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण क्या कर रहे हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब भी हो रहे हैं और समद्विभाजित मतलब समान भागों में विभाजित भी कर रहे हैं। और जो उसमें क्या कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ समद्विभाजित कर रहे थे। तो यहाँ पे समान भागों में विभाजित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लंब के साथ समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाने के साथ ही यहाँ पे जो समान भागों में विभाजित भी कर रहे हैं। तो एक समचतुर्भुज और एक वर्ग में जो लंब समद्विभाजक भाजक होते हैं ना, लंब समद्विभाजक होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज और एक हो जाएगा वर्ग। तो हमारा जो उत्तर आ चुका है, एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, तो वो उत्तर क्या आ जाएगा, एक समचतुर्भुज आ जाएगा और एक वर्ग आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने हल कर लिया। अब चौथे का दूसरा है ना दोस्तों, चौथे का हमने दूसरा हल किया है। इस प्रकार हम अब क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा हल करेंगे। तो इसमें जो विकर्ण उस चतुर्भुज का नाम बताए जिसके विकर्ण बराबर हो, तो हमको उसका नाम बताना है। तो विकर्ण बराबर हो तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ग और आयत के विकर्ण एक दूसरे कैसे होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग और आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे वर्ग और आयत बना लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक वर्ग बनाते हैं, ये हमने एक वर्ग बना लिया और हम एक आयत बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक आयत बना लेते हैं, ये हमने एक आयत बना लिया और एक वर्ग बना लिया। तो हम यहाँ पे विकर्ण खींचते हैं। तो यहाँ पे जो विकर्ण है वो बराबर होने चाहिए। तो हमने ये विकर्ण खींच लिया और एक विकर्ण हम ये खींच लेते हैं। तो विकर्ण आपस में कैसे रहते हैं, जो वर्ग और आयत में विकर्ण कैसे रहते हैं, बराबर होते हैं। तो ये विकर्ण और हम यहाँ पे जो आयत में है विकर्ण खींच लेते हैं। तो आयत में जो विकर्ण है वो ये हमने खींच लिया और एक विकर्ण हम यहाँ पे खींच लेते हैं। तो जो विकर्ण है हमने खींच लिए, तो वर्ग है ये और ये है आयत। तो वर्ग और आयत में क्या होते हैं, जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हो। कौन कौन से आ जाएंगे जिनके विकर्ण बराबर हो, तो वर्ग और आयत है ना दोस्तों, वर्ग और यहाँ पे जो है आयत है ना दोस्तों। तो हम यहाँ पे आयत मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। वर्ग और आयत में क्या होता है, जिसके एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हो, तो वर्ग और आयत है ना, ये वर्ग है और ये आयत है। इनके जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण बराबर हो जाएगा इस विकर्ण के और ये वाला विकर्ण हो जाएगा इस विकर्ण के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि वर्ग और आयत में विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम जो है पांचवा हल करेंगे। तो दोस्तों अब जो है हम क्वेश्चन नंबर जो है वो पांचवा अब हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है, क्वेश्चन नंबर पांचवा है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पांचवा लिख लेते हैं और हमको बताना है कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो हम यहाँ पे इसका हल लिख लेते हैं, हल। और यहाँ पे जो आयत है वो उत्तल चतुर्भुज कैसे है वो हमको बताना। तो हम यहाँ पे एक जो है आयत बना लेते हैं। तो ये हमने एक आयत बना लिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, तो हमको ये बताना है। तो हमको यहाँ पे कुछ बिंदु बताने होंगे जिससे कि हम ये सिद्ध कर सके कि आयत यह कैसे है।
तो हम यहाँ पे जो है विकर्ण खींच लेते हैं आयात में। सबसे पहला जो काम है यहाँ पे हमको विकर्ण खींचना है और ये बताना है कि जो विकर्ण है आयात में वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे जो आंतरिक जो कोण बन रहे हैं वो 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं और जो उत्तल जो चतुर्भुज जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज में जो सभी भुजाएं रहती है वो के कोण हैं वो बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं और जो अवतल चतुर्भुज है उसमें जो कोण बने हुए रहते हैं वो अंदर की ओर खींचे हुए रहते हैं। यानी कि इस प्रकार से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो अवतल चतुर्भुज में हम पहले जो पाठ शुरू किया था तभी हमने आपको बताया था कि उत्तल चतुर्भुज में जो कोण बने हुए रहते हैं उनके जो है वो अंदर की साइड बने हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से जो कोण बने हुए रहते हैं अंदर की साइड में वो अवतल चतुर्भुज के रहते हैं और जो बाहर की साइड में कोण बने हुए रहते हैं वो क्या होते हैं, उत्तल चतुर्भुज होते हैं। तो ये आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करना है। तो जो पहला बिंदु है हम यहाँ पे नोट करा देते हैं। पहला बिंदु क्या कहता है कि इसके दोनों विकर्ण उभयांतर में स्थित है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो उभरा हुआ भाग है यानी कि बाहर की साइड में जो इसके जो विकर्ण है उभयांतर में स्थित है। तो हम लिख लेते हैं इसके दोनों विकर्ण कैसे हैं। दोनों आयत में दोनों विकर्ण उभयांतर में स्थित हैं। विकर्ण अभ्यंतर में स्थित हैं। तो ये जो पहला बिंदु है ये हमने लिख लिया। अब हम दूसरा बिंदु यहाँ पे लिखते हैं कि जो इसके प्रत्येक कोण की माप है वो 180 डिग्री से कम होती है। तो आयत में जो यहाँ पे जो कोण की माप होती है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसमें जो कोणों की माप है वो कितनी रहती है, 180 डिग्री से कम होती है। इसके आयत में जो है प्रत्येक कोण की माप 180 डिग्री से कम होती है। तो ये दो बिंदु जो है हमने यहाँ पे जो डिफाइन कर दिए हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आयत क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज है। इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 हल कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। तो दोस्तों अब जो है क्वेश्चन नंबर हम जो 6 है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे बोल रखा है ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं और उसका हल हम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका जो प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पे जो प्रश्नानुसार लिख लेते हैं हल में। यहाँ पे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है और समकोण त्रिभुज में जो एक जो कोण रहता है वो 90 डिग्री का रहता है। तो हमने ये 90 डिग्री ये नाम हमने लिख लिया। तो अब हम यहाँ पे जो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है A। यहाँ पे A हो जाएगा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C हो जाएगा। तो ये हमने नाम दे दिए और फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बोल रहा है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु है, बताइए कैसे O जो बिंदु है A, B तथा C से समांतर दूरी पर है। यानी कि यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ पे कोई सा बिंदु है, O है। मान लेते हैं यहाँ बिंदु क्या है, O है, जो कि यहाँ पे A से और C से, यानी कि ये इससे बराबर दूरी पर है, C से बराबर और B से बराबर दूरी पर है। तो हम क्या करते हैं,
ये हमारे पास दिया हुआ है, तो हम प्रश्नानुसार चित्र बना लिया हमने, और यहाँ पे दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए, हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में क्या है हमको दिया हुआ है, जो कोण B है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का हमको दिया गया है। और जो यहाँ पे O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। O क्या है, बिंदु O समकोण है ना, ये है हमारे पास क्या है, हमारे पास समकोण क्या है, कौन सा है कोण, कोण B समकोण है ना। तो कोण B हमारे पास समकोण है, तो हम इसको समकोण कोण B लिख लेते हैं ना। ये है हमारे पास समकोण, ये हमने लिख लिया। इसी प्रकार बिंदु O समकोण, बिंदु O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। तो ये हमने लिख लिया। बताइए, अब हमको जो प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए कैसे O बिंदु A तथा B से समान दूरी पर स्थित है। तो हम यहाँ पे जो दिया है ये लिख लेंगे, ये हमने दिया है, यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार दिया है, ये हमको लिखना था यहाँ पे, और ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ये हम क्या ज्ञात करेंगे, O बिंदु A B तथा C से समान दूरी पर है, ये हमको ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं O बिंदु A B तथा C से समान दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है, ये हमको ज्ञात करना है। तो जो अब हम जो है इसका जो ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको जो है यहाँ पे जो बिंदु हमको O निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बिंदु O निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो रेखा है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जो BO को क्या करेंगे, BO को हम आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे कि जो BO बराबर हो जाएगा OD के, BO बराबर हो जाएगा OD के। तो हम यहाँ पे जो रेखा है उसको बढ़ा देते हैं। हम यहाँ पे जो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक चतुर्भुज जैसे आकृति बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं, ये हमने आकृति बना ली। और जो यहाँ से हम B को आगे बढ़ाएंगे और जो मध्य बिंदु O है हमारा, इससे ले जाएंगे सीधी की सीधी। तो जो हमारे पास जो यहाँ पे जो बिंदु बन रहा है O, वो यहाँ पे एक बिंदु का नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, D। तो हमारे पास एक चतुर्भुज जैसी आकृति बन गई है अब A B C और D। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमने क्या किया, अभी हमने जो बिंदु है BO को, जो BO है उसको D तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि BO बराबर हो जाएगा OD के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि BO, यहाँ पे हम जो B हल लिख लेते हैं पहले तो हल, और जो BO को हमने बिंदु D तक बढ़ाया, ये लिख सकते हैं हम, D तक बढ़ाया, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, BO बराबर हो जाएगा OD के। यानी कि जो BO हमारे पास, BO कौन सा है, ये BO, और जो हो जाएगा BO हमारे पास, ये हो जाएगा किसके बराबर, ये BO बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके OD के, O ये है O और ये है D। तो ये BO बराबर हो जाएगा OD के। इसी प्रकार जो AD और DC को हमने भी इस प्रकार हमने जो फिर A और D, ये हमने A और D को मिलाया और फिर C और D को मिलाया, है ना दोस्तों।
तो इस प्रकार हमने इसको सी और डी को मिलाया और ए और डी को मिलाया। तो हमारे पास जो अब एक आयत बन चुका है। हमारे पास क्या है, एक आयत बन चुका है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने AD और CD को मिलाया। ये हमने लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमें एक आकृति लिखते हैं। अब इस प्रकार हमें एक आकृति आयत इस प्रकार हमें आयत लिख लेते हैं। यहाँ पे आयत ABCD प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें क्या एक आयत ABCD प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, आयत में जो एक विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान भागों में विभाजित करते हैं। ये बिंदु O पर हम क्या कर रहे हैं, या बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें ABCD एक आयत प्राप्त हुआ। तो आयत में हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि आयत हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि आयत में क्या होता है, आयत में जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि आयत में विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए जो है BO बराबर हो जाएगा किसके, OD के, और AO बराबर हो जाएगा OC के। यानी कि जो विकर्ण है आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बराबर हो जाएगा इस विकर्ण के और ये बराबर हो जाएगा ये, यानी कि जो समद्विभाजित करते हैं विकर्ण एक दूसरे को, इसलिए जो भुजाएं हैं वो भी आपस में कैसी हो जाएगी, जो बिंदु पर जो प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु पर, तो इसलिए ये भी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। तो ये बराबर हो गई। तो जो हमारा जो BO जो हमारा जो B से O तक का जो है वो भी बराबर हो जाएगा। यानी कि कैसे O बिंदु है वो A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। तो ये भी बराबर हो जाएगा इस बिंदु के, और B भी बराबर हो जाएगा इस बिंदु के O के, और C भी बराबर हो जाएगा O बिंदु के। यानी कि जो उत्तर है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कि जो बिंदु है वो किस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसी प्रकार लिख लेते हैं। इसी प्रकार जो बिंदु O है, बिंदु O भी A, B तथा C से समान दूरी पर होगा। इसी प्रकार बिंदु O भी A, B तथा C से समान दूरी पर होगा। तो ये हमारे पास जो उत्तर आ चुका है। इस प्रकार जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 है उसका हल निकाल लिया है। तो जो यहाँ पे जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समान भागों में विभाजित कर रहे हैं, यानी कि O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो बिंदु O भी A, B तथा C से समान दूरी पर होगा, है ना दोस्तों। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 है उसका हल निकाल लिया है। और इसी प्रकार जो प्रश्न वाली है, जो हमने प्रश्न वाली 3.4 कंप्लीट कर ली है। तो इस प्रकार हमने जो प्रश्न वाली 3.4 कंप्लीट कर ली है। और जो यहाँ पे जो हमने चर्चा की है चतुर्भुज में, जो समांतर चतुर्भुज की चर्चा की है, यहाँ पे जो समचतुर्भुज की, आयत की, वर्ग की और पतंग की हमने इस जो पाठ में चर्चा की है। तो जो हमने जो कंप्लीट पार्ट है वो यहाँ पे कर लिया है। जो हमने कक्षा 8वीं का पाठ 3 कंप्लीट कर लिया है। हम अगले वीडियो में पार्ट 4 हल करके बताएंगे।
तो आने वाले वीडियो में हम जो पार्ट 4 का कंप्लीट हल करके बताएंगे। हम पिछले वीडियो में जो है वो पार्ट 1 और 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमने पार्ट कंप्लीट किया है वो 3 कंप्लीट किया है। तो आने वाले नए वीडियो की अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अपने जो ग्रुप हैं टीचर्स के और छात्रों के, उनके ग्रुप में, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 4 का हल लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।